हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक होती है हड़ताल और लॉकआउट होती है तालाबंदी। स्ट्राइक एंड लॉकआउट किस लिए होती है? सबसे पहले जो औद्योगिक विवाद होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है, उसकी वजह से स्ट्राइक और लॉकआउट करी जाती है। मैं आपको बता दूं, स्ट्राइक करते हैं श्रमिक या लेबरर्स या वर्कर्स, और जो लॉकआउट होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, सेवा योजक के द्वारा। अब अगर हम पढ़ें कि हड़ताल किसे कहते हैं, तो हड़ताल का तात्पर्य श्रमिकों द्वारा कार्य को चालू रखने से इनकार करना हड़ताल कहलाता है। किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद कर देना या सम्मिलित रूप से कार्य करने से इनकार कर देना, अथवा किसी उद्योग में कार्य करते रहने या नियोजन स्वीकार करते रहने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को किसी संख्या द्वारा सामूहिक रूप से अथवा एक सामान्य समझबूझ के अधीन कार्य करने से इनकार कर देने को हम हड़ताल कहते हैं। अब इसमें है कि निम्नलिखित में से कोई भी कार्य हड़ताल के अंदर किया जा सकता है। किसी उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद कर देना, या किसी उद्योग में कार्य करने या नियोजन स्वीकार करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य को बंद करने कार्य करने से इनकार कर देना। अगर ग्रुप में श्रमिक जो होते हैं वो काम को बंद कर देते हैं, या जो इसके अंदर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है उसको कंटिन्यू करने से मना कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हड़ताल। अब अगर नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण। जो हड़ताल है श्रमिकों द्वारा करी जाती है, श्रमिक कार्य करने से इनकार कर देते हैं, वे ऐसा जानबूझ के करते हैं, अस्थायी रूप से कार्य करने से इनकार कर देते हैं या कार्य को बंद कर देते हैं, वह श्रमिक उपक्रम में कार्यरत होना ज़रूरी है, और श्रमिकों व सेवा योजक के बीच में संबंध होना ज़रूरी है, वे अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं इसलिए वह हड़ताल करते हैं, वे अपने असंतोष को जाहिर करना चाहते हैं इसलिए वे हड़ताल करते हैं। सामूहिक रूप से अवकाश लेने को हम, अगर ग्रुप में वर्कर्स छुट्टी पर चले जाते हैं, अवकाश ले लेते हैं, तो वह हड़ताल नहीं मानी जाती है। हड़ताल दो तरीके की हो सकती है, वैध एवं अवैध। समुचित ढंग से नोटिस देकर अगर जो श्रमिक है अगर वो हड़ताल करते हैं तो वह वैध हड़ताल कहलाती है। हड़ताल सामान्य हित के लिए की जानी चाहिए। हड़ताल के लिए कार्य में अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अगर हो सकता है वो, जैसे आपने नाम सुना होगा, पेन डाउन या चॉक डाउन या टूल डाउन, ये ऐसी भी हड़तालें होती है जिसमें व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन बहुत धीरे धीरे करता है। सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना हड़ताल नहीं होता है। हड़ताल का भय दिखाना या हड़ताल की धमकी देना भी हड़ताल नहीं होता है, और हड़ताल करना संवैधानिक अधिकार नहीं है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। अब आगे हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ स्ट्राइक्स, जिसे अपन बोलते हैं हड़ताल के प्रकार। सबसे पहले है दूर रहो हड़तालें, जिसे हम बोलते हैं स्टे अवे स्ट्राइक। इसमें क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं वह कार्यस्थल पर नहीं जाते हैं, वहाँ कार्यस्थल के बाहर रहते हैं या अन्य स्थान पर रहते हैं और प्रदर्शन करते हैं, रैली निकालते हैं। स्टे इन स्ट्राइक, अंदर रहो स्ट्राइक, जिसके अंदर हम देते हैं कि जो श्रमिक होते हैं वह जो उपक्रम होता है उसी के अंदर रहते हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए या तो धीरे धीरे कार्य करते हैं या इस प्रकार से कार्य करते हैं जिससे कार्य भी प्रभावित होता है, और जो जिस तरीके से उनको करना चाहिए अपनी पूरी शक्ति को यूज़ करते हुए, रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, वैसे उस कार्य को नहीं करते हैं। धीरे करो या गो स्लो हड़ताल, जिसके अंदर व्यक्ति बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं, और जो सेवा योजक होता है वहाँ पर ऐसी स्थिति में श्रमिकों को पैसा तो पूरा मिल जाता है लेकिन सेवा योजक को कार्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट है पिकेटिंग। पिकेटिंग के अंदर ऐसी हड़ताल में कर्मचारी या श्रमिक कारखाने के सामने खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं,
हाथों में नारे की जो तख्तियाँ होती है वह लेते हैं और जो कर्मचारी या श्रमिक कार्य करने के लिए कार्यस्थल में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोकते हैं। वे दूसरों को रोकते हैं कि तुम कार्य नहीं करोगे। सांकेतिक हड़ताल, सांकेतिक का मतलब होता है टोकन स्ट्राइक, जिसमें वे संकेत देते हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं और हम ऐसी हड़तालें प्राय एक दिन की होती है। बहुत शॉर्ट टर्म होती है यह हड़ताल, जिसमें वो संकेत देते हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं और सेवा आयोजक उस पर ध्यान दे। सहानुभूति हड़तालें सिंपैथेटिक होती है, जिसमें मान लीजिए एक समूह ने अपनी कोई डिमांड करी तो उसकी सहानुभूति में कोई दूसरा समूह भी हड़ताल करता है। हंगर स्ट्राइक, जिसे आप सभी जानते हैं, भूख हड़ताल कहते हैं। सीटी बजाकर हड़तालें या तात्विक स्ट्राइक, जिसे वो बोलते हैं कैट कॉल स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक और वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ये हड़तालें जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सीटी बजाकर तत्काल इमीडिएटली करी जाती है। नेक्स्ट है वर्क टू रूल स्ट्राइक, नियमानुसार कार्य हड़तालें। अब इसमें हर चीज़ें हम ये देखते हैं कि हर चीज़ें जो सारी चीज़ें सभी नियम सेवा आयोजक लिखित में नहीं कर सकता है। तो जो श्रमिक होते हैं वो उतना ही करते हैं जो लिखित में नियम होते हैं, और जो लिखित में नहीं है उनको पूरा नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरीके की स्ट्राइक है। बंद है, आप सभी जानते हैं बंद में क्या होता है। बंद में श्रमिकों की हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं वो भी बंद में उनको सपोर्ट करते हैं, और बाबू ऑफिस नहीं जाते, टीचर्स जो होते हैं पढ़ाने नहीं जाते हैं, दुकानदार दुकान नहीं खोलते हैं। घेराव के अंदर जो अतिरिक्त कर्मचारी होते हैं, श्रमिक होते हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए संबंधित अधिकारी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको घेरने के बाद अपनी मांगों को सामने रखते हैं जब तक उनको आश्वासन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है लॉकआउट। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्राइक थी वो ख़त्म हो गई है। अब हम पढ़ रहे हैं लॉकआउट, जिसे अपन बोलते हैं तालाबंदी। अब तालाबंदी जो है, लॉकआउट का मतलब होता है टेम्प्रेरी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो जिस जगह पे वे कार्य कर रहे हैं उसको टेम्प्रेरी बंद कर देते हैं, या सस्पेंशन ऑफ द वर्क और द रिफ्यूज़ल ऑफ द एम्प्लॉयर। इसमें एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं इस काम को अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, विथ एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय, कितने भी उसके द्वारा जितने भी लोग हैं, किसी भी संख्या के व्यक्तियों को सेवा लेने से या सेवा को बनाए रखने से इनकार कर देता है। किसी सेवा आयोजक द्वारा नियोजन के स्थल पर अस्थायी रूप से कार्य को बंद कर देना अथवा अपने कार्य को सस्पेंड कर देना, अथवा अपने नियोजित जितने भी व्यक्ति उसके द्वारा एम्प्लॉयड हैं, कितनी भी संख्या उसमें हो सकती है, उनकी सेवाओं को बनाए रखने से इनकार करने को हम क्या कहते हैं, तालाबंदी। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो तालाबंदी है वो सेवा आयोजक द्वारा करी जाती है। अब इसके हम अगर पढ़ें कि इसके अंदर क्या क्या इसके मेजर इससे हमें इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है, इससे यह है कि जब वह अपने नियोजित स्थल पर जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वह स्थायी रूप से बंद कर देता है, अस्थायी रूप से बंद कर देता है, या सस्पेंड कर देता है काम को, या जब वह अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के किसी भी संख्या के व्यक्तियों को मना कर देता है कि मैं आपको इस सेवा पे बनाए रखने से इनकार कर देता है। जो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हड़ताल के ठीक विपरीत करी जाती है। तालाबंदी जो है वो सेवा आयोजकों द्वारा करी जाता है। तालाबंदी में सेवा आयोजक सभी या कुछ श्रमिक को काम करने से मना कर सकते हैं। तालाबंदी में कारखाने व कार्यस्थल पर अस्थायी रूप से उसे बंद कर दिया जाता है। तालाबंदी किसी औद्योगिक विवाद के कारण या भविष्य में औद्योगिक विवाद अगर होने वाला होता है उसकी संभावना होती है, इसलिए करी जाती है। तालाबंदी श्रमिकों की मांग को मनाने में असमर्थता, अगर श्रमिक को डिमांड ऐसी कर रहे हैं जिसको मैनेजमेंट नहीं मान सकता है, सेवा आयोजक नहीं मान सकते, तो वो तालाबंदी कर देते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को कार्य देने से इनकार करना तालाबंदी नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को वो कार्य से इनकार करता है तो उसके अगेंस्ट तालाबंदी नहीं करी जा सकती है। छटनी के कारण किन्हीं श्रमिकों को कार्य देने से इनकार करना भी तालाबंदी नहीं होती है। कुछ श्रमिकों को एक साथ सेवाएं मुक्त कर देते हैं तो ये भी तालाबंदी नहीं है। तालाबंदी भी अवैध या वैध हो सकती है। समुचित नोटिस अगर दे के करता है सेवा आयोजक तालाबंदी तो वह वैध होती है। तालाबंदी करना सेवा आयोजक का संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसके ऊपर भी रोक लगाया जा सकता है। अब आता है इंपॉर्टेंट, स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस होता है। हम ऑलरेडी सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जिसको हम बोलते हैं कि किस तरीके से जो हड़ताल व तालाबंदी पर
प्रोहिबिशन कैसे लगाया जाता है, उसे निषेध कैसे किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है जन उपयोगी सेवा में हड़ताल। जन उपयोगी सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति अनुबंध भंग करते हुए जब हड़ताल नहीं कर सकता है, जब अगर ऐसी कंडीशन है तब वो अगर जाता है तो उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। पहला, उसे हड़ताल अगर करनी है और वैध हड़ताल करनी है तो हड़ताल करने से पूर्व 6 सप्ताह में हड़ताल करने में लिखित नोटिस उसे देना पड़ता है। 6 वीक का उसे नोटिस देना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर डेट को हम हड़ताल पे जाएंगे। ऐसी सूचना को दिए हुए 14 दिन पूरे ना हुए, अगर आपने 14 दिन पूरे नहीं हुए तब भी आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हो। ऐसी सूचना में हड़ताल प्रारंभ होने की उल्लेखित तिथि समाप्त ना हो गई हो, जब तक डेट प्रारंभ उसे आपने नोटिस में लिखा था पर्टिकुलर इस डेट से हम हड़ताल करेंगे, तो आप उससे पहले भी हड़ताल नहीं कर सकते हो। अगर आपके जो समझौता अधिकारी है ने आपके बीच में कोई समझौता कार्रवाई चल रही है तो तब भी ऐसी कार्रवाई जब तक समाप्त नहीं हुई है उसके 7 दिन तक आप हड़ताल नहीं कर सकते हो। ये धारा सेक्शन 22 आता है। अब नेक्स्ट सेक्शन ये है सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 जन उपयोगी सेवा में तालाबंदी। सेम वही पॉइंट्स हैं जिसके अंदर अभी हमने कहा 6 वीक्स है, 14 डेज़ हैं, और अगर आपको ऐसी सूचना में तालाबंदी प्रारंभ होने के उल्लेखित तिथि समापन ना हुई हो तब तक आप नहीं कर सकते हो। जब तक आपने डेट जो बोली थी कि तब से लॉकआउट करेंगे तब तक उस डेट से पहले आप नहीं कर सकते हो। और यदि कोई समझौता अधिकारी के समक्ष समझौता कार्रवाई चल रही है तो ऐसी कार्रवाई समाप्त हुए 7 दिन पूरे ना हुए हों तब। तो ये है सेक्शन 22 सब सेक्शन 2। यदि पहले से ही हड़ताल या तालाबंदी चल रही है तो अगेन आपको नोटिस देने की ज़रूरत, सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। हड़ताल की सूचना नोटिस निर्धारित संख्या के व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा दी जानी आवश्यक है। जो भी नियम बने हुए उसके तहत, तालाबंदी भी निर्धारित नियमों के तहत सेवायोजक द्वारा उसकी सूचना दी जाती है। नोटिस देने या प्राप्त करने की सूचना समुचित सरकार को देनी होती है। अब आते हैं हम जनरल प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट कि कुछ प्रोहिबिशन है स्ट्राइक एंड लॉकआउट पे। सबसे पहले 7 दिन पूरे होने। यदि कोई बोर्ड के समक्ष समझौता कार्रवाई चल रही है तो ऐसी कार्रवाई को समाप्त हुए 7 दिन पूरे ना हुए हों तब तक आप, ये प्रोहिबिशंस हैं, जनरल प्रोहिबिशंस है कि 7 दिन पूरे ना हुए तब तक आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते हो। यदि किसी श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्रवाई को समाप्त हुए 2 माह पूरे ना हुए तब तक आप नहीं कर सकते हो। यदि किसी पंच के समक्ष पंच निर्णय की कार्रवाई चल रही हो तो ऐसी कार्रवाई को समाप्त हुए 2 माह ना हुए हों। यदि 10A या 3A के अधीन अधिसूचना प्रसारित कर दी गई हो। और लास्ट में, यदि कोई अवधि में कोई समझौता या अधिनिर्णय प्रभावशाली हो। ये प्रोहिबिशंस लगाए हुए हैं तो इसके दौरान तालाबंदी नहीं करी या हड़ताल या तालाबंदी नहीं कर सकते हैं। अब है इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अभी हमने पढ़ा था, ये जो ऊपर लास्ट हमने पढ़ा अभी जनरल प्रोहिबिशंस, ये जो पढ़े थे वो सेक्शन 23 था। अब इलीगल स्ट्राइक क्या कहलाएगी? यदि वह धारा 22 व धारा 23 के प्रावधानों का उल्लंघन करके घोषित या प्रारंभ की जाती है। अगर इनका उल्लंघन करके आप स्ट्राइक या लॉकआउट करते हो तो गलत है। और यदि वह धारा 10 सबसेक्शन 3 या 10A या 4A के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन करते हैं। यदि कोई औद्योगिक विवाद के कारण कोई हड़ताल या तालाबंदी पहले से हो तथा किसी बोर्ड, पंच या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के निर्देशित करते समय भी विद्यमान है तो वह हड़ताल या तालाबंदी अवैध नहीं मानी जाती है। एक अवैधानिक हड़ताल के परिणाम स्वरूप घोषित तालाबंदी अवैध नहीं होगी तथा अवैध तालाबंदी के परिणाम स्वरूप घोषित हड़ताल भी अवैध नहीं होगी। अगर अवैध तालाबंदी है और उसके अगेंस्ट आपने
हड़ताल करिए तो वो हड़ताल अवैध नहीं है। और जस्ट अपोजिट कर दो कि अवैध हड़ताल है और उसके अगेंस्ट अगर आप तालाबंदी करते हो तो वो तालाबंदी अवैध नहीं होगी। नेक्स्ट पेनल्टीज़ हैं, पेनल्टीज़ फॉर इलीगल स्ट्राइक। अवैध हड़ताल की दशा में पेनल्टीज़ हैं, अवैध तालाबंदी की दशा में पेनल्टीज़ हैं, अवैध हड़ताल व तालाबंदी के लिए उकसाने का भी दंड है, अवैध हड़ताल व तालाबंदी में आर्थिक सहयोग देने पर भी दंड है। तो ये सारी पेनल्टीज़ हैं जो कि स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट से रिलेटेड है। अब आपका इसमें इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से और जो आपको असाइनमेंट करने हैं इसके, सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स पढ़ना है। हमने पूरा पढ़ लिया है, उसको आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं एग्जाम में, या फिर आप उसको पॉइंट्स में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट किसे कहते हैं, इसमें आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है स्ट्राइक और लॉकआउट्स का। और थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की, इसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो आपको इसके अंदर वो सारे प्रोविजंस लिखने हैं, प्रोहिबिशंस के पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या होती है उनको पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।